साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग में हमने पहला देखा था धातुओं की सक्रियता। उसी में हमारा दूसरा पॉइंट है धन विद्युतीय लक्षण क्या होता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर, कहाँ पर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं के धन विद्युतीय लक्षण क्या होते हैं, घट जाते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर सक्रियता घट जाती है, ऊपर से नीचे आने पर क्या घटता है, उनकी क्रियाशीलता घट जाती है और धन विद्युतीय लक्षण घट जाता है और अपचायकता घट जाती है। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। 4 धातुएं हमें दी गई हैं ए बी सी डी के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः प्लस का 0.80, माइनस का 0.76, माइनस का 0.12 तथा 0.34 वोल्ट है। धातुओं को घटते हुए धन विद्युतीय लक्षण में लिखना है, घटते हुए क्रम में लिखना है। तो पहले हम लोग करते क्या है, सभी ए बी सी और डी के मान लिख लेते हैं, फिर इनको हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में लगाएंगे। तो पहले हमारा सबसे माइनस में जो हमारा सबसे कम है वो जो है माइनस का 0.76, उससे बड़ा है हमारा 0.12, उससे बड़ा हमारा प्लस का आ जाएगा 0.34 और इससे बड़ा हमारा क्या आ जाएगा 0.80। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में लगा लेते हैं। तो धन विद्युतीय लक्षण क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, घट जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा धन विद्युतीय लक्षण के घटने का क्रम। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं क्या हैं। तो जिन धातुओं का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होता है वे अपने नीचे वाली धातुओं को उनके लवड़ों से विस्थापित कर देती हैं। ये हम पहले समझ चुके हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में कि जो ऊपर वाली धातुएं होती हैं नीचे वाली धातुओं को क्या करती हैं, उनके स्थान से विस्थापित कर देती हैं और उनका स्थान स्वयं ले लेती हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से, जो हमारी कॉपर है ये सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। क्यों, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कॉपर धातु जो होती है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देती है, क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर का स्थान Ag से ऊपर है। आप लोग उस सीरीज से पढ़ सकते हैं, लिखबा सरकाना मग, तो उसमें आएगा सनपब हाइड्रोजन कु अग, Hg आएगा और Ag आएगा, कु अग। तो उसमें हम लोग क्या कर देंगे, कॉपर का स्थान जो है सिल्वर से क्या है, पहले आता है, ऊपर आता है, इसलिए जो हमारा कॉपर है वो AgNO3 से सिल्वर नाइट्रेट से क्या करेगा, सिल्वर को विस्थापित कर देगा। तो हमारी रिएक्शन क्या बनेगी, Cu प्लस 2AgNO3 बनेगा, 2Ag सिल्वर अलग हो जाएगा और CuNO3 का होल ट्वाइस हमें प्राप्त होगा। इसी तरह यहाँ पर प्रश्न बनते हैं कि क्या कारण है कि जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देती है। अगर विस्थापित कर देती है इसका मतलब कि उसका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है। आपको प्रश्न में ही उत्तर मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान कॉपर से ऊपर है, इसीलिए यह कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देती है। या ऐसे पूछते हैं, जस्ते के बर्तन में नीले रंग का कॉपर सल्फेट रखने पर Zn विलयन को रंगहीन कर देता है, क्यों। तो उसका भी कारण यही है क्योंकि इस कॉपर क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। और सल्फेट विलयन में जस्ते का तार डालने पर, कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते का तार डालने पर जिंक अवक्षेपित हो जाता है, जिंक क्या होता है, अलग हो जाता है। इसका भी कारण वही है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान क्या होता है, हमारे कॉपर से ऊपर होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग में हमारा अगला पॉइंट है हाइड्रोजन का विस्थापन। तो वे धातुएं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं वे अम्लीय विलयन से हाइड्रोजन को क्या करती हैं, विस्थापित करती हैं। अभी तक तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि ऊपर वाली तत्व नीचे वाली तत्व को विस्थापित कर देगी या ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को विस्थापित कर देगी। अब हम लोग ये देखेंगे कि हाइड्रोजन को कौन विस्थापित करेगा। तो वे धातुएं जो हाइड्रोजन के ऊपर होती हैं वे सभी धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि क्या कारण है कि Zn जो है जिंक H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है जबकि कॉपर नहीं करता। तो इसका आंसर हम लिखेंगे क्योंकि Zn कर देता है, इसका मतलब कि इसका स्थान H2 से ऊपर है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए यह इसको विस्थापित कर देगा, परंतु कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए यह विस्थापित नहीं करेगा। यदि आप लोगों ने विद्युत रासायनिक श्रेणी न देखी हो तो इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा, तो भाग 3 में आप लोगों को ये मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं
अपचायक क्षमता। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर अपचायक गुण या अपचायक क्षमता क्या होती है, घटती जाती है। उदाहरण देखते हैं, निम्नलिखित धातुओं को उनकी घटती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में लिखना है। जैसे हमारा फेरस है, सोडियम है, कापर है और जिंक है। उनकी घटती हुई अपचायक क्षमता, तो ऊपर से नीचे आने पर अपचायक क्षमता क्या होती है, घट जाती है। ऊपर से नीचे आने पर अपचायक क्षमता क्या होती है, घट जाती है। तो हमारा हो जाएगा लिग्बा, सरकाना, मग, अलमन, जन, कन, फेसिडी, कोनी। इस तरह क्रम में लगा लेंगे और सबसे अधिक अपचायक क्षमता जो सबसे ऊपर होगा, तो सोडियम की अपचायक क्षमता सबसे ज़्यादा होगी और नीचे आते हुए घट जाएगी। तो हम लोग लिखते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी से ऊपर से नीचे आने पर अपचायक क्षमता घटती है। उपरोक्त कथन को ध्यान में रखते हुए समय दी गई धातुओं को नीचे क्रम में व्यवस्थित किया गया है। जैसे हमारा ये है सोडियम, जिंक, फेरस और कापर हो गया। नोट पॉइंट है हमारा, अधातुओं को विद्युत रासायनिक श्रेणी में किस क्रम में रखा गया है। तो अधातुओं को आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, आइबर क्लफ। आइबर क्लफ, आई का मतलब आयोडीन, ब का मतलब ब्रोमीन हो जाएगा और क्ला का मतलब क्लोरीन हो जाएगा, फ का मतलब फ्लोरीन हो जाएगा। तो आइबर क्लफ ये हमारी अधातुओं का क्रम है। सबसे ऊपर आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन है हमारा। अगला विषय है हमारा धातुओं का संक्षारण और उनका संरक्षण कैसे करते हैं। धातुओं का संक्षारण क्या होता है। वायु व जल की उपस्थिति में धातु का धीरे धीरे, वायु व जल की उपस्थिति में किसी भी धातु का धीरे धीरे क्षय होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। और यह एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया होती है। या ऐसे कह सकते हैं, वायु और जल के द्वारा धातुओं का शनै शनै यानी धीरे धीरे क्षय होना हमारा क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे लोहे में जंग का लगना। लोहे में जंग का लगना क्या है, एक संक्षारण कहलाता है। धातुओं का धीरे धीरे क्षय हो जाना हमारा संक्षारण कहलाता है। नोट पॉइंट देखते हैं, संक्षारण एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रम है। संक्षारण क्या है, एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रम है। कभी कभी एक नंबर में ये पूछा जाता है। अगला है, धातुओं का संक्षारण गैल्वेनी सेल बनने के कारण होता है। धातुओं में संक्षारण क्यों होता है, क्योंकि उसमें गैल्वेनी सेल बन जाता है। गैल्वेनी सेल को अभी हम लोग आगे विषय में पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, संक्षारण बहुत हानिकारक एवं अवांछनीय प्रक्रम है। संक्षारण से क्या होता है, धातुएं धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। संक्षारण से बचने के उपाय क्या क्या है देखते हैं। तो हम लोग करते क्या हैं, धातुओं पर पेंट करना। धातुओं पर हम लोग क्या कर चढ़ा देते हैं, उस पर पॉलिश लगा देते हैं, पेंट कर देते हैं। इस प्रक्रम में धातु की सतह पूरी तरह से ढक जाती है और नुकसान होने से बच जाता है। अगला है, संक्षारण से बचने का उपाय, धातुओं की सतह पर धातुमल की परत चढ़ा देते हैं। जो धातुएं होती हैं इनकी सतह पर धातुमल की परत चढ़ा देते हैं। धातुमल हम लोग अभी आगे देखेंगे वात्या भट्ठी में। अगला है, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना। लोहे पर क्या चढ़ा देते हैं, जस्ते की परत। जस्ते का मतलब होता है जिंक। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। तो ये था हमारा संक्षारण और उससे बचने के उपाय। अगला विषय है हमारा, प्रतिरोध क्या होता है। ओम, ये ओम का साइन है। ओम के नियमानुसार, ओम का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी था। किसी चालक पर लगाया गया विभवांतर, किसी भी चालक तार पर कोई विभवांतर लगाया जाए तो धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी विभवांतर जो होता है धारा के अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती होता है। तो V अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, I। तो यहाँ से V बराबर I R हो जाएगा, एक R नियतांक लग जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से V/I हो जाएगा। R बराबर हमें मिल जाएगा V/I। प्रतिरोध को हम लोग ओम से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, ओम से व्यक्त करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का ये साइन है, इसे ओम कहते हैं। ओम से व्यक्त करते हैं और हमारा इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अगला विषय है हमारा, चालकता क्या होती है। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, जो हमारा प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध R, इसके व्युत्क्रम को, इसके उल्टे को हम लोग क्या बोलते हैं, चालकता बोलते हैं। और चालकता को C से प्रदर्शित करते हैं। तो C बराबर हो जाएगा 1/R।
प्रतिरोध का उल्टा का मतलब 1/r हो जाएगा। इसका मात्रक ओम इनवर्स होता है, क्यों? क्योंकि r का मात्रक होता है ओम, तो यहाँ रखेंगे और ऊपर ले जाएंगे। तो हमने बताया था कि यह a इनवर्स हो तो इसे 1/a लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमें 1/a दिया है तो इसे a इनवर्स लिख सकते हैं। तो 1/ओम दिया है तो इसे ओम इनवर्स लिख सकते हैं। तो चालकता का मात्रक हमारा होता है ओम इनवर्स। अगला विषय है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध तो आप लोगों ने पढ़ लिया और समझ में भी आ गया होगा। अब पढ़ते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो हम जानते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध, जो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो चालक का प्रतिरोध R है और उसकी लंबाई L है, तो ये दोनों क्या होंगे, समानुपाती होंगे। किसी चालक का प्रतिरोध उसके वर्ग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और उसके जो क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R अनुक्रमानुपाती 1/a। अगर कोई चीज़ 1/a में अनुक्रमानुपाती हो तो उसको हम लोग पढ़ते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ हो जाएगा R व्युत्क्रमानुपाती 1/a। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और पहले वाले को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मिलाने पर हमें क्या मिलेगा कि हम लोग देखेंगे कि जो R है वो अनुक्रमानुपाती है किसके, L/a के हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा R अनुक्रमानुपाती हो जाएगा L/a से। R अनुक्रमानुपाती हो जाएगा L/a से। तो अगर अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक लगेगा, तो R बराबर हो जाएगा रो L/a हो जाएगा, रो L/a। जहाँ पर हमारा R क्या है, प्रतिरोध है, ये इसको बोलते हैं रो, ये हमारा है रो, इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। रो का अर्थ रोने से नहीं है यहाँ पर, ये हमारा है रो, इसे बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। और जो हमारा L है इसे बोलते हैं सुचालक की लंबाई, जो हमने चालक तार ले रखा है उसकी लंबाई। और ये हमारा A क्या है, A हमने अभी बात की थी, क्षेत्रफल है हमारा। तो जो सुचालक तार हम लोग लेंगे या भी जो भी लेंगे हम लोग, उसका हमारा क्षेत्रफल कहलाएगा। आइए इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। यदि किसी चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर है तथा वर्ग क्षेत्रफल जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल का मात्रक है, तो उससे उत्पन्न प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध हमें निकालना है। चलिए देखते हैं। लंबाई हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, फॉर्मूला हमारा होता है R बराबर रो L/a। इसमें यदि हम लोग L की जगह 1 रख देंगे और A की जगह 1 रख देंगे, क्योंकि मान दिया है, तो हमें क्या मिल जाएगा, R बराबर हो जाएगा हमारा रो के। R किसके बराबर हो जाएगा, रो के। तो इसका ये हमारा आ गया विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध जो होगा प्रतिरोध के बराबर ही होगा, क्योंकि हमें प्रतिरोध दिया नहीं गया है, इसलिए हम इसका आंसर जो है नंबर में नहीं देंगे। तो हम यहाँ बताएंगे कि जो हमारा R बराबर है किसके, रो के। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा रो बराबर RA/L से निकालेंगे। यहाँ से रो बराबर क्या हो जाएगा, RA/L हो जाएगा। तो R का मात्रक तो ओम होता है, A का मात्रक दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर है और L का मात्रक दिया गया है सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मात्रक हमें क्या मिलेगा, ओम सेंटीमीटर मिल जाएगा। यहाँ M से M नहीं काटना है, सेंटीमीटर लिखा हुआ है हमारा। ये लोगों ने प्रतिरोध देखा, विशिष्ट प्रतिरोध देखा और चालकता देखी। अब हम लोग देखेंगे कि विशिष्ट चालकता क्या होती है। विशिष्ट चालकता की परिभाषा एकदम सिंपल है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। जिस तरह से प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, विशिष्ट चालकता कहलाएगा। K बराबर 1/रो लिखते हैं, इसे K से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट चालकता को K से प्रदर्शित करते हैं और K बराबर हो जाएगा 1/रो हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि रो का मात्रा था, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा क्या आया था, ओम सेंटीमीटर। तो इसकी जगह R की जगह पे ओम सेंटीमीटर रख दिया। अगर इसको ऊपर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं ओम, साइन लिख देंगे, सेंटीमीटर और इसका क्या इन्वर्स आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ओम इन्वर्स और सेंटीमीटर इन्वर्स। अगला है हमारा तुल्यांकी चालकता क्या होती है। किसी विलयन के 1 ग्राम में, अब की विलयन की बात करेगा और 1 ग्राम की बात करेगा। तो किसी विलयन के 1 ग्राम तुल्यांक सांद्रता वाले विलयन की चालकता,
क्योंकि यहाँ चालकता की बात की गई है, तो किसकी चालकता? किसी विलयन के 1 ग्राम तुल्यांक सांद्रता वाले विलयन की चालकता को क्या कहेंगे? उसकी तुल्यांक चालकता कहेंगे। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और लैम्डा बराबर होता है K × V होता है। इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। यह किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांक की चालकता है। इसके विशिष्ट चालकता तथा आयतन के बराबर होती है, यानी लैम्डा बराबर हो जाएगा K × 1000/C। V की जगह पर रखेंगे हम लोग 1000/C। इसका मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। ये हमारा तुल्यांक चालकता का मात्रक होता है। इसके बाद अगला विषय है हमारा मोलल चालकता क्या होती है? कौन सा? मोलल चालकता क्या होती है? तो किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम अणु, कितने? 1 ग्राम अणु विद्युत अपघट्य घोला गया हो। किसी विद्युत अपघट्य के, कोई हमने विद्युत अपघट्य का विलयन ले रखा है, तो किसकी चालकता? जिसमें 1 ग्राम अणु विद्युत अपघट्य का घोला गया हो, तो ऐसी चालकता को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलल चालकता कहते हैं। या इसकी परिभाषा ऐसे दे सकते हैं हम लोग, एक मोलल सांद्रता वाले विलयन की चालकता, एक मोलल सांद्रता वाले विलयन की चालकता उसकी मोलल चालकता कहलाती है और इसे म्यू से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा म्यू बराबर K × 1000/C। म्यू बराबर, इसको पढ़ते हैं म्यू बराबर K × 1000/C और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसमें यहाँ पर मोल लग जाएगा। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग कोलराइज का नियम और कुछ तिल देखेंगे। थैंक यू।